बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसी के लिए हमने 2 लेक्चर जो है अपलोड किया है। आज हम इस थर्ड लेक्चर में चैप्टर को जो है वाइंड अप करते हैं। तो ऑलरेडी हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ये होता है। ठीक है, तो इसके हमने मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स भी डिस्कस की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। ठीक है, तो आज हम इसी को जो है डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज attractive interaction among molecule in which a hydrogen atom is covalently bound to one electronegative atom and interact with a second electronegative atom of another molecule। ये हमारे पास इस तरह के बॉन्ड होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो है बनाते हैं। एक तो अपनी जो मॉलिक्यूल होता है इसी के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, और दूसरा जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है बनाता है किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। ये आप देखें, हमारे पास ये है H2O, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है हमारे पास। ओके, तो ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक अदर H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं, तो एक तो ये अपने मॉलिक्यूल के साथ जो है कोवेलेंटली जो है ये बॉन्ड होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना। और दूसरा, ये जो अदर मॉलिक्यूल है वाटर की, इसके साथ इसके इंटरेक्शन है। ओके, इसकी बॉन्ड है, अट्रैक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। ठीक है, जब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, एक के साथ कोवेलेंट, एक के साथ इंटरमॉलिक्यूलर, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके, तो ये डिफिनेशन में जो लिखा है वही लिखा है। ओके, कि एक साइड पे जो है ये कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। ओके, वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ओके, और सेकंड वन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव अनदर, लेकिन ये इंटरेक्शन होता है। ओके, certain substances such as H2O, NH3 form hydrogen bonding, and the formation of which affects property, melting points, boiling points, solubility of a substance। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिमेंबर करें कि ये जो H2O है या हमारे पास NH3 है, अमोनिया है, ये दोनों जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिए। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये इन चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ें जो है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्युबिलिटी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। ओके, तो इसी तरह जो है हमारे पास क्या है, ये चीज़ें जो है। ये आप देखिए यहाँ पे जो मतलब एग्जाम्पल दिया है, तो एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो आप लोगों को नज़र आता है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की ये वाला। ओके, ये हाइड्रोजन जो बांड बनाते हैं, ये वाला जो होता है, या ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो in ice, each water molecule is held by 4 hydrogen bond in a tetrahedral configuration। और ये MCQs भी आप याद रखिए कि वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि H2O में जो होता है ना, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है H2O। ओके, इसके बाद है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है, इसमें 2 डाइपोल बनते हैं, और 2 डाइपोल्स के बीच में फिर इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। ओके, द पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नेगेटिव पोल ऑफ अदर। एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करता है। तो ये डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। ये हमारे पास HCl है, HCl।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी HCl है। ओके, तो अगर आप देखें हाइड्रोजन पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें 2 बोल बन जाएगी। 2 बोल बनते हैं, एक पोल, सेकंड पोल, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डाइपोल डाइपोल फोर्स हम इसको कह सकते हैं। ओके, there are stronger intermolecular forces which hold molecule together firmly. It change the physical properties of the fluid, for example melting point, boiling point, etc. ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन चीज़ों पे जो है ये चीज़ डिपेंड करती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन या डाइपोल डाइपोल, इतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है डाइपोल डाइपोल है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप ये देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाटर टू कीप इट यूनिक प्रॉपर्टीज। अगर इस दुनिया में अगर जिंदगी एग्जिस्ट करता है तो किस वजह से करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से करता है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया जो है पानी पे चलता है, वाटर पे चलता है, और वाटर में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी मुख्तलिफ किस्म की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्ले ए वाइटल रोल इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एक वाइटल रोल जो है परफॉर्म करता है। प्रोटीन कंटेंट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, अगर प्रोटीन को आप देखें हम जो खा रहे हैं या हमारे बॉडी में है, तो इसमें अमाइनो एसिड है और अमीनो एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है। The amino acid units are arranged in a spiral form somewhat like a stretch or coil spring। और ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये स्पाइरल स्प्रिंग की तरह जो है होता है, ठीक है। तो किस वजह से होता है, यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसी वजह से होती है। These bonding are partially responsible for the stability of the spiral structure। और ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है या प्रोटीन की या हमारे बॉडी में और जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है या डीएनए की जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है, तो इसी को मेंटेन रखता है। Double helix structure of DNA also consists of two strands forming a double helix and are joined to each other through a hydrogen bond। तो ये जो डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ओके, ये 2 स्ट्रैंड के, ओके, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है ये कैसे जो होता है, ये हमारे पास इस तरह की होता है, इसी तरह डीएनए के इसी तरह के होते हैं। और फिर दूसरा जो होता है ना, तो फिर वो इसी तरह के मतलब होता है, जो यहाँ पे सीड्रा नहीं हो रहा, लेकिन चले हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के होता है। ओके, इसी तरह के होते हैं। तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर कैसा है, इसी एडेनिन गवानीन यूरासिल थाइमिन, ये सब जो है, तो इसी तरह ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके बीच में, ठीक है। तो इसी वजह से इसके जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो बनता है। ग्लूकोज इज हील्ड ऑन द ग्लूकोज T2 मॉलिक्यूल बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ग्लूकोज है इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ने रिमेंबर करना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो एल्फा हेलिक्स है, राइबो डायग्राम है, रेबन डायग्राम है, ओके, ये आप देख सकते हैं। ये वाला आप देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। ये वाला आप देखिए, ये जो होता है हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, इसी को आप देखिए, ये गवानीन साइटोसिन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बना है। ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो होता है, ये सब जो है क्या होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। और ये प्रोटीन आप देखिए, प्रोटीन की का जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज आयंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास एक ऐसे केमिकल्स हैं, जब हम इसको वाटर में मतलब डालते हैं, इसको डिसॉल्व करते हैं, तो इसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और आयन क्या होता है, जब एक एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम आयन कहते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड आयन।
इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब एक केमिकल को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर इससे करंट पास करते हैं, जब इसमें करंट पास होता है तो इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस। इलेक्ट्रोलाइट जब हम वाटर में मतलब डिसोसिएट करते हैं, फेंकते हैं, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब एटम पे चार्ज होगा तो आयन होगा ना, जब पॉजिटिव चार्ज है कैटायन, जब नेगेटिव चार्ज है एनायन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कैटायन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो एनायन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दे रेगुलेट नर्व एंड मसल फंक्शन। हमारे बॉडी में जो नर्व है या जो मसल्स है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है या मसल्स है, तो नर्व है, तो इसमें मतलब ये कैटायन एनायन जो है काम करता है, ठीक है। हाइड्रेट द बॉडी, बॉडी को हाइड्रेट करता है। बैलेंस ब्लड एसिडिटी प्रेशर, हमारे ब्लड के जो एसिडिटी है उसको जो है इसको बैलेंस करते हैं। ब्लड प्रेशर बैलेंस करते हैं। ब्लड प्रेशर कैसे बैलेंस करता है, अगर ब्लड में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन ज्यादा है, ठीक है, कैटायन ज्यादा है, पॉजिटिव आयन है ना, तो हमारी ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमने क्या करना है, इन्हें को कम करना है। अगर हमारी बॉडी में इन्हें कम है तो हमारी बॉडी में बीपी जो है कम होगी। क्यों, कैटायन लेवल कम है, सोडियम कम है, तो सोडियम क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, तो अगर सोडियम नहीं है तो वाटर हमारे बॉडी से ज्यादा निकल जाएगी, तो बीपी कम होगी, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। एंड हेल्प रिबॉइल डैमेज टिश्यू, और हमारे जो टिश्यू है डैमेज, इसको रिबॉइल करता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के आयंस जो है इसी में काम करता है। The muscles and neuron are sometimes refers as to the electric tissue of the body। हमारे जो न्यूरॉन है या हमारे जो मसल है इसको समटाइम जो है इलेक्ट्रिक टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि न्यूरॉन और मसल को अक्सर इलेक्ट्रिक टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों, न्यूरॉन करंट पे काम करता है, -70 डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये जितनी भी हाइपर पोलराइजेशन ये इस पे काम करता है। और हमारे जो मसल है, मसल जंक्शन, ये भी इसी करंट पे जो है काम करता है, ओके। Electrolytes are essential substance in the body required for cell function and cell signaling। Electrolytes हमारे बॉडी के लिए बहुत essential होता है, इसी वजह से हमारे सेल्स जो है फंक्शन करता है और हमारे सेल दूसरे सेल के साथ सिग्नलिंग करता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। इन द ह्यूमन बॉडी द मेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोडियम। हमारे बॉडी के में जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम है, जो Na है, कैटायन है, पोटाशियम है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, ये भी कैटायन है। कैल्शियम है, डबल पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है, तो ये क्या है, हमारे पास ये कैटायन है, आयन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना। मैग्नीशियम भी हमारे पास है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन फॉस्फेट है, HPO4-2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ओके। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3-, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो ये आप लोग एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमेंबर करें, ओके। Sodium, which is osmotically active cation, is one of the most important electrolyte in the extracellular fluid। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि सोडियम हमारे पास एक्टिव ऑस्मोटिकली एक्टिव कैटायन है, ओके, पॉजिटिव है ना, तो कैटायन है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारे बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। और एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में ये होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में नहीं होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में होता है। तो ये पॉइंट याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सोडियम हमारे पास एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। पोटाशियम इज मेनली एज इंट्रासेल्युलर कैटायन, और पोटाशियम इंट्रासेल्युलर कैटायन होता है, ठीक है, ये सेल के अंदर होता है। कैल्शियम है सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल रूल इन द बॉडी। ये फिजियोलॉजिकल रूल जो हमारे बॉडी का होता है, फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी की जो फंक्शन है, इसी के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री में भी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी इंशाल्लाह, ठीक है। ये क्लोराइड है हमारे पास, ये बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम है, ये सब जो है आप लोग रिमेंबर करें, और ये दोनों जो है आप लोग रिमेंबर करें, ये तीनों, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं हमारे बॉडी में, तो हमारा जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं या हमारे जो मतलब मसल्स होते हैं, इसमें कंडक्शन नहीं होता, ठीक है, नर्व इम्पल्स की। तो नर्व इम्पल्स किस वजह से होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, ठीक है।
कंट्रैक्शन ऑफ मसल, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं थे तो हमारे मसल जो है कंट्रैक्शन नहीं करते। क्यों? ये इसी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इसमें करंट होता है, और इसी में जो कमांड जो है, ये जो सेंसेस है ना, ये इसको मोटर और सेंसेस जो है इसको नॉर्मल करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच लेवल, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं थे तो हमारी पीएच लेवल जो है रेगुलेट नहीं होता। फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड योर सेल। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये हमारे सेल में जो वाटर लेवल है इसको मेंटेन रखता है। अगर सोडियम है, सोडियम का लेवल एक्स्ट्रासेल्युलर में कम हो जाए तो फिर एक्स्ट्रासेल्युलर में वाटर लेवल कम होगी, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम ज़्यादा होता है तो इसी वजह से वाटर जो मतलब बैलेंस है ये इम्पैक्ट होता है। ओके, एसिड एंड बेस की टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी को जहन नशीन कर ले। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ए सॉल्ट दैट आयनाइज एंड ए सॉल्वेंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास एक सॉल्ट है, केमिकल्स है, जो हम सॉल्वेंट में जब आयनाइज करते हैं ना, इसको डालते हैं ना, तो ये आयनाइज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे जाता है। तो फिर इसी से हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एसिड क्या होता है? एनी केमिकल दैट रिलीज एच आयन इन सोल्यूशन। जब एक एलिमेंट, जब एक मॉलिक्यूल को आप वाटर में डिसोसिएट करें, वाटर में डालें और वो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास HCl है, ठीक है, और HCl को मैं वाटर में डालूं, तो ये जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? ये पॉजिटिव आयन देता है और ये क्लोरीन जो है अलग होता है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एसिड है। क्यों? इसलिए कि ये जब मैं वाटर में डालता हूँ तो ये डिसोसिएट होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन में, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एसिड वो होता है जो हम वाटर में इसको डालें तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। बेस क्या होता है? एनी केमिकल दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव इन सोल्यूशन। अगर हम एक एलिमेंट, अगर हम एक मॉलिक्यूल को वाटर में डालें और वो वाटर में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इसी को एक्सेप्ट करे, इसी को अपने तरफ जो है अट्रैक्ट करे, तो ये हमारे पास बेस होगा, ठीक है। ये एसिड बेस के मुख्तलिफ किस्म के डिफिनेशन है, 3-4 डिफिनेशन है अलग, लेकिन ये जगह नहीं है कि हम इसको डिस्कस करें, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो इसी को आपने जस्ट समझना है कि आयंस और एसिड्स, बेस और इलेक्ट्रोलाइट ये है क्या चीज़। हाइड्रोजन आयन, ए सिंगल फ्री प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन क्या होता है? हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। जब हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को देता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है? ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। पीएच क्या होता है? ए मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कैलिनिटी। एसिडिटी और अल्कैलिनिटी के जो मेजर होता है ये हमारे पास पीएच होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना पीएच कम है एसिडिटी ज्यादा है, पीएच ज्यादा है एसिडिटी कम है। और ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए, जहन नशीन कर लें कि ये जो हमारे पास एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी, तो ये इनवर्सली रिलेशनशिप है पीएच के साथ। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप पीएच के साथ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो एसिडिटी होता है ना, एसिडिटी, तो इसकी इनवर्स रिलेशनशिप है पीएच के साथ, ठीक है। अगर मैं पीएच को बढ़ाऊं तो एसिडिटी कम, अगर मैं पीएच को कम करूं तो एसिडिटी ज्यादा। ओके, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। अल्कली, ए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर अल्कली मेटल। जब अल्कली मेटल एक या एक से ज्यादा कंबाइन हो जाए तो इसी को अल्कली कहा जाता है, ठीक है। अल्कली एलिमेंट्स कौन से वाले हैं? जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। ओके, ये सब जो है हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं विद ए हाई बेसिक आयन सच एज OH आयन। इसके पास हमारे पास क्या है? OH आयन होता है। तो जिसके पास OH आयन होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो ये हाईली बेसिक आयन्स होते हैं, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटाशियम। अगर आप इसको देखें तो आपको क्या नजर आएगा? LiOH2, LiOH होल 2 आपको नजर आएगा, ठीक है, एलिमेंट्स। अगर आप इन्हें देखें तो इन्हें कैसे नजर आएगी आपको? NaOH, ठीक है, OH आयन इसके साथ होगा। अगर आप K देखें तो K आपको अलग नजर नहीं आएगी, ये K आप इसी तरह देखोगे, KOH, ठीक है। तो ये OH आयन जो है ये मतलब रखता है, तो ये OH आयन जिसके पास हो तो वो हमारे पास बेसिक होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, या OH आयन होता है इसके पास, OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसके पास। तो ये हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास बेसिक होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, इट इज यूजुअली साइनोनिमसली विद द टर्म बेस। तो ये बेस होता है, अल्कली को बेस भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ठीक है, कि अल्कली बेस, ठीक है, बफर किया होता है, ए केमिकल सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स पीएच। ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो पीएच को रेजिस्टेंस पेश करता है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी सोल्यूशन है जो पीएच को रेजिस्टेंस पेश करता है, तो ये हमारे पास बफर होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में बफर यूज करते हैं ना, एमएलटी वाले जो टेक्नीशियन है, या हमारे पास जो एमएलटी वाले हैं, बीएसएमएलटी वाले जो लैब में काम करते हैं, तो वो बफर को यूज करते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज वीक एसिड, और व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ओके। तो आपको पता है एसिड कौन से वाले को कहा जाता है। एसिड हमारे पास वो मॉलिक्यूल जब हम वाटर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। तो अगर जब हम वाटर में किसी मॉलिक्यूल को डालें और वो इजीली जल्दी से हाइड्रोजन आयन देगा, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर हम वाटर में डालें एक मॉलिक्यूल को और वो मतलब जल्दी से नहीं बल्कि स्लो स्लो जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। और बेस की डिफिनेशन हम कैसे करते हैं, जब एक एलिमेंट को हम वाटर में डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, तो अगर जल्दी एक्सेप्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर स्लोली एक्सेप्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि ये वीक बेस है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी को आप जस्ट जो है रिमेंबर करें। स्ट्रॉन्ग एसिड, चलिए देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड is one that rapidly dissociate and release large amount of hydrogen ion। जो rapidly dissociate होता है, जल्दी जो है वो मैक्स होता है, जल्दी जो है हाइड्रोजन आयन देता है और ज्यादा अमाउंट में देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HCl, ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वीक एसिड हम देखें, हैज लेस टेंडेंसी टू डिसोसिएट हाइड्रोजन आयन, ये जल्दी नहीं देता है, स्लोली देता है और बहुत कम हाइड्रोजन आयन देता है, H2CO3। तो अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें, तो एमसीक्यूज में पूछा जाए कि H2CO3 हमारे पास कौन से वाले एसिड है, तो ये हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है। तो ई टाइम इस तरह के एमसीक्यूज बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये आपके बेसिक है बायोकेमिस्ट्री, तो जस्ट आपको समझना है कि ये चीज क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप देखें, one that reacts strongly with H positive प्रोटॉन जो हाइड्रोजन आयन है एंड रिमूव देम फ्रॉम ए सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जल्दी जो है स्ट्रांगली जो है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, सोल्यूशन में। OH which react with H positive to form water। अगर आप देखें, अगर एक सोल्यूशन है, इसमें आपने OH डाला, ठीक है, तो OH बेसिक है ना, तो वो अपने पास जो है H पॉजिटिव को मतलब अट्रैक्ट करेगा, तो इससे क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये वीक बेस कौन से वाला होता है, बाइंड वीकली विद हाइड्रोजन आयन, ही वीकली जो है हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच होता है, HCO3 जो हमारे पास होता है। मोस्ट ऑफ द एसिड बेस इज द एक्स्ट्रासेल्युलर बॉडी फ्लूइड्स आर वीक एसिड एंड बेस, ओके। तो एक्स्ट्रासेल्युलर जो फ्लूइड होते हैं ना, इसमें वीक एसिड और वीक बेस होते हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ओके। अल्कोलोसिस क्या होता है, अल्कोलोसिस हमारे पास a state where blood pH is above 7.45, indicating an excess of base or a deficiency of base, okay। तो ये हमारे पास क्या होता है, अल्कोलोसिस होता है, the excess removal of hydrogen ion from the body fluids। हम अल्कोलोसिस इसी को कहा जाता है जब हमारे पास ब्लड पीएच ग्रेटर देन 7.45 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्कोलोसिस होता है। और जब ब्लड पीएच हमारे पास 7.35 से कम है, तो इसी को हम एसिडोसिस कहा जाता है, इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पीएच कब ज्यादा होगी 4.5 से, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन कम होगी ना। तो जब हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच जो है हमारे पास ज्यादा है, तो अगर पीएच ज्यादा है तो अल्कलोसिस ज्यादा है, ठीक है। और एसिडोसिस हम कैसे डिस्कस करते हैं, जब हाइड्रोजन आयन हमारे पास ज्यादा है तो पीएच हमारे पास कम है, तो अगर पीएच हमारे पास कम है तो एसिडिटी हमारे पास ज्यादा है, तो ये एसिडोसिस है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, अब हम अपने बॉडी में जो है एसिड बेस बैलेंस जो है हमने मेंटेन रखनी है। अगर आप
सेमेस्टर 3 में पैथोफिजियोलॉजी में देखे और AHN में देखे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। तो इसी में एक चैप्टर है एसिड बेस बैलेंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब आप क्लिनिकल रोटेशन में जाए तो जितने भी केसेस आते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, इसी में अपने नॉर्मल सलाइन जो है देने हैं, प्लेडेक्स देने हैं, मुख्तलिफ किस्म की, इसको अगर डायरिया है, कोई प्रॉब्लम है, कंस्टिपेशन है, किस वजह से है, यही एसिड बेस बैलेंस होता है, इम्बैलेंसेस होता है। अगर किसी को डायरिया है तो आपने क्या करना, बनाना देना है। तो बनाने में क्या होता है, पोटाशियम आयन है, तो आपने बैलेंसेस जो है बनानी है, इसके लिए मेंटेन रखनी है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस बैलेंसेस इज द रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। आपने इसमें हाइड्रोजन आयन के रेगुलेशन को आपने मेंटेन रखनी है। और ये जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू है, ये पैथोफिजियोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड के लिए और एचएन के लिए और आगे क्लिनिकल के लिए, ठीक है। और इस पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड पीएच कितना है, 7.35 टू 7.45। अगर इससे कम, अगर 3.5 से कम, 7.35 से ब्लड पीएच कम, तो आप कह सकते हैं कि इसको एसिडोसिस है। अगर 7.45 से ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं इसको अल्कलोसिस है, ठीक है। तो ये याद रखना। PCO2, ये जो पार्शियल प्रेशर आप कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये 35 से 45 mm ऑफ Eg है। 35 से कम तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्कलोसिस है। 45 से ज़्यादा आप कह सकते हैं एसिडोसिस है, ठीक है। HCO3 कार्बोनेट जो होता है हमारे पास, ये 22 से 26 तक होता है। तो 22 से कम या 26 से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। तो इन चीज़ों को आपने जो है रिमेंबर करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या होता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए। PCO2 है, HCO3 है, ओके। इसके बाद पीच हम डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी हम डिस्कस किया है कि पीच अगर ज्यादा है तो पीच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी। अगर पीच कम तो एसिडिटी ज्यादा, पीच ज्यादा तो एसिडिटी कम, ओके। द एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर्ड एज पीएच। द मोर एसिडिक ए सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होता है, द लोअर द पीएच, इस सॉल्यूशन की पीएच कम होगी। मैंने ट्रिक बताया है आपको। द मोर अल्कलाइन सोल्यूशन, जितना सोल्यूशन अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, द हायर द पीएच, इसकी पीएच ज्यादा होगी। वाटर हैज ए पीएच ऑफ 7 एट इट्स न्यूट्रल। वाटर की जो पीएच है वो 7 है, ठीक है, और 7 पीएच जो है न्यूट्रल होता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहन नशीन कर लें। द पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड इज नॉर्मली 7.4। आर्टेरियल ब्लड जो हमारे पास होता है, इसके पीएच 7.4 होता है, आर्टरी में जो ब्लड होता है। और द पीएच ऑफ वीनस ब्लड इज नॉर्मली 7.35। और जो वीनस ब्लड होता है, वीन में होता है, तो इसकी पीएच 7.35 होता है, जो 7.4 से कम है। तो ये पीएच कम है तो एसिडिटी इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है ना। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम टिश्यू टू फॉर्म H2CO3, okay. What about the lower and upper limit at which a person can live more than a few hours? 6.8 हमारे पास क्या है, ये लोअर लिमिट है, और 8.0 हमारे पास अपर लिमिट है, ओके। इंट्रासेल्युलर पीएच यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द प्लाज्मा पीएच। ये भी आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर करें कि हमारे पास जो प्लाज्मा पीएच है वो ज़्यादा होता है और जो इंट्रासेल्युलर पीएच है वो ज़रा कम होता है। तो एमसीक्यूज में आप लोगों को ये स्टेटमेंट दिया हो और आपसे कहा, पूछ सकता है कि ये ट्रू है या गलत है, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कौन से वाले जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर पीएच यूजुअली स्लाइटली लोअर देन प्लाज्मा पीएच, या ऐसा लिखा होगा कि इंट्रासेल्युलर पीएच यूजुअली स्लाइटली हायर देन पीएच प्लाज्मा पीएच। इसी तरह के 3 गलत ऑप्शंस दिए हो, एक करेक्ट दिए हो, तो आपने करेक्ट को जो है मेंशन करना है, सेलेक्ट करना है। बफर जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बफर क्या होता है, ए सोल्यूशन दैट रेजिस्ट टू चेंज पीएच इन एस बफर। वो सोल्यूशन जो रेजिस्ट पेश करता है जब पीएच में चेंज आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बफर होता है। इट रेगुलेट्स पीएच बाय बाइंडिंग और रिलीजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। ये पीएच रेगुलेट करता है ताकि इसके साथ जो है रेगुलेट द हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन या बाइंड करता है या हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है, ताकि सोल्यूशन की जो एसिडिटी है वो नॉर्मल हो। बॉडी बफर सिस्टम, बॉडी में, हमारे बॉडी में बफर सिस्टम है, ठीक है, इसी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मली काम करता है। नंबर फर्स्ट, बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। ये वाले जो रिएक्शंस है ना, ये अक्सर पेपर में आते हैं, ठीक है, कि ये कौन से वाले रिएक्शन है, एसिडिटी वाले हैं, बेसिडिटी वाले हैं, बफर सिस्टम है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने याद रखना है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। तो इससे क्या बन गया है, H2CO3 बाइकार्बोनेट इससे बन गया है, ठीक है। और फिर वो डिसोसिएट हुआ है HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन को। तो ये हमारे पास क्या है, बफर सिस्टम है, फॉस्फेट बफर सिस्टम है। H2PO4 हमारे पास है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, 2 हाइड्रोजन आयन दिया है। जब 2 हाइड्रोजन आयन दिया है तो क्या हुआ है, नेगेटिव चार्ज इस पे आया है क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन इसने दिया है, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम जो है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH ग्रुप जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप हमारे पास कैसे हम लिखते हैं, ये जो C होता है ना, C, ठीक है। तो एक तरफ इसके OH होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ डबल जो है इसके O बाड होता है। तो ये हमारे पास क्या है, COOH है। तो इसमें COO जो है एक तरफ और H पॉजिटिव जो है दूसरी तरफ। तो ये हमारे पास क्या, ये बफर है। अमाइनो एसिड NH3 होता है, तो एक H तो इन्होंने दिया है, ठीक है। तो NH3 या NH2 है, एक ने इसने लिया, ठीक है, तो NH3 बन गया, ठीक है। केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम, ये केमिकली भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ABGs है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस जो होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि इंशाल्लाह जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़बरदस्त सेमेस्टर है, इसी में आपने बहुत कुछ जो है सीखना है और इसी में फिर आपने ABGs को भी डिटेल के साथ जो है डिस्कस करनी है। इसमें जो होता है हमारे पास तो ABGs में पीच हम पाइन कर अल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, ठीक है। तो इसी में HN में और पैथोफिजियोलॉजी में फिर आप लोगों ने इसी को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पीच अगर 7.4 से कम है तो एसिडोसिस है, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसी तरह अगर पीएच 7.4 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम एसिडोसिस में देखते हैं तो HCO3 जो होता है इसका लेवल 24 से अगर कम है तो हम मेटाबॉलिक कह सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर हम देखें कि PCO2 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। फिर मेटाबॉलिक में आपने देखना है रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, अगर PCO2 40 से कम है तो ये रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन है, आपने रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन करना है, ठीक है। इसको बढ़ाना है, ठीक है, 40 से कम है 40 तक आपने लाना है। रीनल कंपेंसेशन आप देखें जो मेटाबॉलिक है तो इसी में क्या होता है, HCO3 लेवल जो है 24 से ज़्यादा है तो आपने 24 तक इसको ले आना है, क्यों, आपने इसको नॉर्मल करना है, ओके। अगर अल्कलोसिस में आप देखें तो HCO3 इसमें 24 से ज़्यादा है तो ये मेटाबॉलिक है, और अगर इसमें देखें तो 40 से अगर कम है CO2 तो ये हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी होता है। लेकिन ये अल्कलोसिस है, ये एसिडोसिस है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और अगर मेटाबॉलिक में आप देखें PCO2 जो है 40 से ज़्यादा है तो ये रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन है, आपने इसको 40 तक लाना है, कम करना है, ठीक है, कंपेंसेशन आपने करना है। और इसी को देखें HCO2 में क्या हुआ है 24 से कम है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो ये रीनल कंपेंसेशन है, इसी को इंशाल्लाह आप डिस्कस करेंगे। ये बुक की जो हमारे पास एक पिक्चर दिया है, ठीक है, तो एसिडोसिस दिया है, इसमें हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है, पोटेंशियल इफेक्ट दिया है, रीजन क्या है, तो रीजन लिखा है इच डिफ्यूजेस इनटू सेल्स एंड डिसिपेट के, ओके। हाइपरकैलेमिया क्या होता है, जब पोटेशियम लेवल ज़्यादा होता है ना तो एसके लीव्स दी आईसीएफ की क्या होता है, ये जो इंट्रासेल्युलर हमारे पास जो स्पेस होता है ना ये होता है, के कंसंट्रेशन इन दी ECF राइजेस, ठीक है। तो अगर ICF में इसके लेवल जो है कम है तो ज़रूरी है कि ECF में ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेल्युलर में ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हाइपरकैलेमिया की हम बात करें, ठीक है, एसिडोसिस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो लिखा है अपोजिट फ्रॉम द एबो हाई कंसंट्रेशन ECF काजेज द लेस के टू डिफाइन, ये आप खुद जो है रीड करें, इसमें कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है हाइपोकैलेमिया, जब पोटाशियम लेवल कम हो बॉडी में, ठीक है, इंट्रासेल्युलर में, ठीक है। और ये क्या होता है हाइपोक्लोरीमिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जो हाइपोक्लोरीमिया होता है, ब्लड में क्लोरीन लेवल कम होता है। हाइपरक्लोरीमिया, जब ब्लड में क्लोरीन लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। ये एसिडोसिस, ये हाइपोवोलीमिया है, हाइपरक्लोरीमिया है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या हाइपरवोलीमिया, एसिडोसिस, हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो, ठीक है। हाइपरकैल्शियम जब ब्लड में ज़्यादा हो। तो इसी तरह आपने इसी को जो है समझना है।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक और नाम से भी हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एटम और ए मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब एक एटम के साथ आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जब एक एटम ऑक्सीजन को गेन करता है, ठीक है, या हाइड्रोजन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, रिमूव करता है खुद से, तो ये हमारे पास क्या है? ये ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन की 3 डिफिनेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल्स होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूस इटसेल्फ, वो खुद रिड्यूस होता है, लेकिन दूसरों को जो है वो क्या करता है? वो ऑक्सीडाइज करता है। सॉरी, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन क्या करता है? अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा वाला होगा? वो होगा जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन को लेगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन को लेगा, प्रोटॉन को लेगा, या ऑक्सीजन इसके साथ ऐड करना होगा। तो ये क्या है? ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिडॉक्स रिएक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, इसी में होता है। फॉर इंस्टेंस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होता है। आगे चैप्टर्स में मेटाबॉलिज्म में हम इसी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। C6H12O6 जो हम ये जो सबसे ज़्यादा जो बायोकेमिस्ट्री है वो तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ना। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, और ज्यूटर आयन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और फिर मेटाबॉलिज्म है। ये सब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन और टू वाटर। लेकिन इससे पहले आपने इसी चीज़ों को जो है डिस्कस करनी है, ताकि फिर आपको कोई मसला ना हो आगे। अगर हम वो इस चैप्टर में हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये मुख्तलिफ मालिक्यूल, पेंटा, टेट्रा, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सब आपको आना ही होगा, फिर कोई मसला ना हो आप लोगों को। तो अगर C6H12O6 ग्लूकोज है, इसके साथ 6O2 रिएक्शन करे, तो इससे क्या बन जाएगा? 6CO2 एंड 6H2O। तो हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिज्म होते हैं, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को जब हम इनहेल करते हैं तो वो जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके बदले में CO2 बन जाता है टिश्यूज में, तो वो फिर हम एक्सहेल करते हैं थ्रू लंग्स, थ्रू माउथ, ठीक है। रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीडेशन के अपोजिट होगा। इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन टू रिमूव ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, या हाइड्रोजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो वो हमारे पास क्या है? रिडक्शन होता है, ठीक है। इसकी 3 डिफिनेशन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, ओके। रिडक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। इसकी वजह से एटम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन आल्सो डिपेंड हैवीली ऑन द रिडक्शन ऑफ NAD to NADH एंड द रिवर्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH to NAD। तो आपको पता है, जब मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे, क्रेब्स साइकिल हम डिस्कस करेंगे, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम ग्लाइकोलिसिस हम डिस्कस करेंगे, तो इसी में क्या होता है? जो ATP है, NADH है, FADH है, ये सब हमारे पास क्या है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है ना। तो इसमें क्या होगा? NAD हमारे पास होगा पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन आयन जो है ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ NAD रिजल्ट NADH, और अगर हम कहें NADH ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन आयन तो लॉस होता है ना, तो NAD पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ NADH रिजल्ट NAD पॉजिटिव, ओके। ये जो ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल एनर्जी इज फ्रीक्वेंटली स्टोर्ड एंड रिलीज बाय मीन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट रिड्यूस अदर, तो नीचे 2 ऑप्शन दिया हो, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो फिर आपने इसको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज द अपरेंट चार्ज ऑन एटम आयन मॉलिक्यूल। जब एक एटम या आयन, ठीक है, या एक मॉलिक्यूल पे मतलब चार्ज होता है, तो इस चार्ज, अपरेंट चार्ज की वजह से हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। अगर +2 है तो हम कह सकते हैं +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर नेगेटिव है तो हम कहते हैं -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज कपल्ड, ये जो है अलग नहीं होता है, ये कपल होता है, इसलिए इसको रिडक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। कभी जो है ये ऑक्सीडेशन होता है, साथ साथ इसके साथ रिडक्शन भी होता है। अगर रिडक्शन होता है तो इसके साथ ऑक्सीडेशन होता है। इफ वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा इसके लिए क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर आप कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद तो वो रिड्यूस होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। सच पेयर रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन or redox reaction. Okay, free radical are also produced as a result of metabolic and redox reaction. जब redox reaction होता है तो इसके साथ साथ free radical भी होता है। free radical क्या होता है? free radical हमारे पास एक ऐसी free इलेक्ट्रॉन होता है जो क्या करता है, जो इस पे चार्ज नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या है, अगर टू हाइड्रोजन एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल बना H2 है, और अगर इसके बॉन्ड ब्रेक जाए तो एक तरफ भी ये वाला, दूसरी तरफ भी ये वाला, तो ये हमारे पास ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। जब ये होता है ना तो इससे कैंसर भी बनता है बॉडी में, मुख्तलिफ, ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल ए हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लाइफ पार्टिकल, ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव होता है और शॉर्ट लाइफ पार्टिकल्स होता है जिसकी लाइफ बहुत कम है। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, हैव अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ना, वैलेंस लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ होता है, तो ये फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल आर ए पार्ट ऑफ रिडॉक्स मॉलिक्यूल्स, ये रिडॉक्स मॉलिक्यूल के एक पार्ट होता है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है तो इसमें ये फ्री रेडिकल बनते हैं एंड कैन बिकम हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी, ये हार्मफुल होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, बहुत नुकसानदेह होता है। इफ दे डू नॉट रीअटैच टू द रिडॉक्स मॉलिक्यूल और एंटीऑक्सीडेंट, अगर ये रिडॉक्स मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज नहीं हुआ, ठीक है, या एंटीऑक्सीडेंट के साथ ये अटैच नहीं हुआ, तो ये हमारे बॉडी के लिए खतरा मंद हो सकते हैं। अनसेटिस्फाइड फ्री रेडिकल कैन सुपर स्टिमुलेट द म्यूटेशन ऑफ सेल्स, और ये जो मतलब हमारे पास फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी में होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एंटीऑक्सीडेंट के साथ नहीं मिला या रिडक्स रिएक्शन में यूज नहीं हुआ, तो ये हमारे सेल में म्यूटेशन काज करता है, इसी वजह से कैंसर हो सकता है। एंड दिस कॉज रिमोटाइड आर्थराइटिस एंड कैंसर, इस वजह से जो जॉइंट्स के जो डिजीज होते हैं ना, आर्थराइटिस, ठीक है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कैंसर है, वो जो है बन सकती है इससे। सम फ्री रेडिकल अराइज नॉर्मली ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, और जब मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में एवरी टाइम होते हैं ना, तो ये फ्री रेडिकल इससे बनते हैं। समटाइम द बॉडी इम्यून सिस्टम सेल्स प्रोफुजली क्रिएट देम टू न्यूट्रलाइज वायरस एंड बैक्टीरिया, बाज़ औक़ात हमारे इम्यून सिस्टम ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं ताकि वो क्या करें, इससे वायरस और बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज पॉल्यूशन और रेडिएशन, सिगरेट स्मोकिंग एंड हर्बिसाइड्स कैन आल्सो स्पॉइल फ्री रेडिकल्स, ये चीज़ें जो भी है हमारे पास फ्री रेडिकल जो है बनाते हैं। द बॉडी कैन हैंडल फ्री रेडिकल्स, बॉडी फ्री रेडिकल्स को हैंडल कर सकते हैं, बट इफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर अनअवेलेबल, अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल ना हो, और इफ द फ्री रेडिकल प्रोडक्शन बिकम एक्सेसिव डैमेज कैन अकर, जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद ना हो, ठीक है, या हमारे बॉडी में हद से ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन हो, ठीक है, तो इस वजह से हमारे बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। वरना इसके अलावा हम अपने बॉडी को जो है जो फ्री रेडिकल है वो हम हैंडल कर सकते हैं, अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है तो वो हम इससे हैंडल कर सकते हैं। ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज द फ्री रेडिकल डैमेज एक्युमुलेट विद एज, ठीक है, और फ्री रेडिकल एज के साथ जो है ज़्यादा होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, तो इसी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर या मुख्तलिफ किस्म के जो रिमोटाइड आर्थराइटिस है, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज हो सकते हैं इससे। हार्म्स ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के नुकसान क्या है हमारे पास। हार्म ऑफ फ्री रेडिकल, म्यूटेशन कैंसर, सेल में म्यूटेशन काज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि ये शॉर्ट स्पेन है, लाइफ स्पेन है इसका, ठीक है,
और इसके साथ साथ वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो इससे म्यूटेशन काज होता है हमारे। म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए होता है ना, हमारे जो डीएनए होता है इसमें सडन चेंज क्रिएट करता है, काज करता है। इससे कैंसर हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स बनाते हैं, स्टेरिलिटी मतलब मेल फीमेल को जो है फिर वो अपने बच्चे हो जो है पैदा नहीं कर सकते हैं, इसके फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं। मस्कुलर एट्रोफी, बंदे के जो मसल्स होते हैं इसको एट्रोफी करता है, मतलब कम करता है, इसके साइज कम होता है, मास कम होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस से हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम जो है आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। Antioxidants. What is antioxidants? The vitamin C and E are thought to protect the body against the destructive effect of free radical. हमारे बॉडी में जब फ्री रेडिकल होता है और हमारे बॉडी को डिस्ट्रक्ट करता है, तो हमारे बॉडी में अगर विटामिन सी है या ई है तो वो इस फ्री रेडिकल के इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। सॉरी। तो इससे क्या हो सकता है? इससे हमारे पास जो है ये जो विटामिन सी है या विटामिन ई है तो ये एंटीऑक्सीडेंट काम कर सकता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स बाय डोनेटिंग वन ऑफ देयर ओन इलेक्ट्रॉन। और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी ये क्या करता है? ये फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसको स्टेबल बनाता है, एंडिंग द इलेक्ट्रॉन स्टीलिंग रिएक्शंस। ओके, the antioxidant nutrients themselves do not become free radicals by donating an electron because they are stable in either form। ठीक है, ये खुद स्टेबल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी है, ई है, तो ये दूसरों को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और फ्री रेडिकल को बैलेंस करा सकता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो फिर हमारे बॉडी में म्यूटेशन काज होगा और कैंसर काज हो सकता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। दे एक्ट एज स्कैवेंजर। ये एंटीऑक्सीडेंट ऐसे स्कैवेंजर काम कर सकता है। हमारे बॉडी में जो जितनी भी गंदगी है, जितनी भी ज्यादा मतलब एम्बैलेंसेस है, फ्री रेडिकल्स है, रिएक्शंस होते हैं, तो इन सब को खत्म करते हैं, खा जाते हैं, साफ करते हैं। तो ये स्कैवेंजर काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, हेल्प्स टू प्रिवेंट सेल्स। ठीक है, ये सेल को प्रिवेंट करता है, इसकी मदद करता है, एंड टिश्यू डैमेज से हेल्प करता है, दैट कुड लीड टू सेलुलर डैमेज एंड डिजीज। ये अगले मतलब ये जो फ्यूचर में जो डिजीज है या डैमेज, सेलुलर डैमेज होता है, जिसी को नॉर्मल कर सकता है, इसी से बचा सकता है। ये एसओडी हमारे पास होता है, ठीक है, या विटामिन सी है या विटामिन ई है, तो ये सब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्लासेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस होते हैं, 4-5 टाइप्स हैं, इसी को हम अब डिस्कस करते हैं। A chemical reaction is a process in which a covalent or ionic bond is formed or broken। केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बन जाए या इसको ब्रोकन मतलब ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। द course of a chemical reaction is symbolized by a chemical equation that typically show the reactants on the लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन करता है, द प्रोडक्ट ऑन द राइट, और प्रोडक्ट राइट साइड पे होता है, एंड एन एरो पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ एक एरो बन जाता है। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस कॉमन अकरेंस। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये क्या होता है? ये ए होता है, बी, ठीक है, तो ये क्या होता है? ए बी। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास रिएक्टेंट होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, और ये एरो इसके बीच में होता है, ठीक है। If you open a bottle of wine and let it stand for several days, it turns sour। अगर एक बोतल है वाइन की, ठीक है, और आप इसको सेवरल डेज के लिए खोला रखें, it turns sour, तो इसकी जो टेस्ट है वो सोर हो जाए। वाइन टर्न टू विनेगर। वाइन जो होता है, शराब जो होता है, ये जो विनेगर होता है, सरका जो होता है, इसी में कन्वर्ट होगा। बिकॉज ऑक्सीजन गेट इनटू द बोतल एंड रिएक्ट विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड वाटर। क्यों? इसलिए जो अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है, इसके साथ ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, बोतल में जाके रिएक्ट करेगा, तो इससे एसिटिक एसिड और वाटर जो है बन जाए। एसिटिक एसिड गिव द टार्ट फ्लेवर टू विनेगर एंड स्पॉइल्ड वाइन। और ये ऐसा लगता है कि ये वाइन जो है खराब हुआ है, स्पॉइल हुआ है, ठीक है, और इसके टेस्ट जो है बैड हुआ है, तो इससे सरका जो है बन जाता है। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, तो ये हमारे पास कि ये इथेनॉल है, ठीक है, अल्कोहल शराब है, और जब इसकी बोतल के जो मतलब हेड होता है, इसको हम ओपन करें, ढक्कन खोला रखें, तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है, तो इससे एसिटिक एसिड बन जाता है और साथ वाटर। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन होता है।
केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर। ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें वन केमिकल सब्सटेंस जो है ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है दूसरे को। जैसा कि हमने ऊपर जो है डिस्कस किया कि शराब जो है सरके में तब्दील हुआ, तो कैसे तब्दील हुआ हमने रिएक्शन देखा। इन ह्यूमन बॉडी देयर आर बिलियन मे बी इवन ट्रिलियन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर एवरी सेकंड। हर सेकंड में हमारे बॉडी में बिलियन टू ट्रिलियन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एविडेंस ऑफ ए केमिकल चेंज, नंबर फर्स्ट, केमिकल चेंज से क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी एज हीट। हमारे जो टेम्परेचर ज्यादा कम होता है, ये क्या होता है, ये रिएक्शंस की वजह से होता है ना। बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड जो है बन जाता है, इसी वजह से टेम्परेचर कम ज्यादा होता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करता है, साथ इसको हीट भी रिलीज करता है। रिलीज ऑफ एनर्जी इज लाइट, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। चेंज इन कलर, कलर के फॉर्म में फॉर्मेशन ऑफ गैस, चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये सब जो है होता है। अब टाइप्स और क्लासेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन के क्लासेस हैं, टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, साइंथिसिस रिएक्शन। साइंथिसिस रिएक्शन में क्या होता है, ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं। साइंथिसिस रिएक्शन में ये होता है कि टू स्मॉल पार्टिकल आपस में मिल के एक बड़ा पार्टिकल जो है बनाता है। ए प्लस बी ऐड होके ए बी बनाया, ठीक है। तो ए अगर इसका वेट 1 है और इसका 1 है, तो 1/2, तो ये 2, इसका वेट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंथेसिस है। इसके बाद डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रोकन को कहा जाता है। किसी चीज को आप मतलब हथौड़े से, हैमर से मतलब कट करते हो, मतलब इसको आप टुकड़ों में कन्वर्ट करते हो। तो ए भी आपके पास 2 वेट वाला है, ज्यादा है, इसको आपने तोड़ना है, तो ए प्लस बी में आपने कन्वर्ट किया, डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, जब 2 मालिक्यूल आपस में रिएक्शन करता है तो इसमें एक मालिक्यूल के जो 2 पार्टिकल है वो मतलब रिप्लेस होता है, वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल ए बी और सी का रिएक्शन हुआ ए के साथ, तो ए ने क्या किया, ए ने बी को हटाया और बी की जगह वो खुद जगह लिया, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें 2 जो मालिक्यूल होते हैं ना, दोनों एक दूसरे के साथ जो है अपना एक एक एटम जो है वो शेयर करता है, चेंज करता है, ठीक है। अगर ए बी था और सी डी, तो अब जो है ए डी होगा, ठीक है। डी यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से बी जो है सी पे गया, ठीक है। तो ये वाला जो है क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन या OH आपस में रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है और वो साल्ट को बनाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साल्ट और वाटर को बनाता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अगर HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करे तो इससे क्या बन जाएगा, इससे साल्ट प्लस H2O बन जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि वो कौन सा रिएक्शन है जो साल्ट के साथ साथ वाटर को भी बनाता है, तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद कंबशन है। कंबशन क्या होता है, किसी चीज को आप जलाते हैं ना, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जो है क्या होता है, वो मतलब कन्वर्ट होता है धुआं में, ठीक है। तो कंबशन क्या होता है, ए बी प्लस ऑक्सीजन, ए बी को आपने ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट किया तो CO2 बन गया और H2O। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि अगर आपके पास प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो और साथ वाटर हो, तो ये कंबशन रिएक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट आपके पास साल्ट हो और इसके साथ वाटर हो, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। Chemical reactions can be classified as decomposition, synthesis or exchange reaction. जो exchange double displacement, single displacement, ये हम discuss। And decomposition reaction, a large molecule break into down into 2 or more smaller ones. Symbolically AB is equal to A plus B। आप देखें ना, लार्ज मालिक्यूल कन्वर्ट हुआ है स्मॉल मालिक्यूल में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ए बी लार्ज है, वो ए बी में कन्वर्ट हुआ। When you eat a potato, जब आप पोटैटो को ईट करते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टर एंजाइम डिकम्पोज इट्स स्टार्च इनटू 1000 ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। तो ये पोटैटो मालिक्यूल पे हमारे बॉडी में जो एंजाइम है डाइजेस्टिव HCl है, वो इस पे एक्ट करता है और इसको ग्लूकोज मालिक्यूल में 1000 मालिक्यूल में कन्वर्ट करता है। पोटैटो एक है लेकिन 1000 ग्लूकोज मालिक्यूल में कन्वर्ट करता है। एंड मोस्ट सेल फर्दर डिकम्पोज ग्लूकोज टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर इसके बाद जो है सेल में ये ग्लूकोज जो है मतलब कंज्यूम होता है, यूज होता है, तो फिर इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्च है वेरी लार्ज मालिक्यूल। स्टार्च हमारे पास एक लार्ज मालिक्यूल है। अल्टीमेटली यील्ड अबाउट 36,000 मालिक्यूल ऑफ H2O एंड वाटर। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको ये जो स्टार्च होता है ना, ये वेरी लार्ज मालिक्यूल है, ये कितनी यील्ड आपको मालिक्यूल दे सकता है, 36
1000 यील्ड आपको दे सकता है, आप H2O एंड CO2, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस रिएक्शन भी इजी है। सिंथेसिस रिएक्शन आर जस्ट द अपोजिट, ये अपोजिट है डिकम्पोजिशन के। टू और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज वन, टू या टू से ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। फॉर एग्जांपल ए बी स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो आपस में ऐड होके ए बी बनाया है, ए इतना बी इतना, ठीक है। तो इससे जो बन जाएगा वो इतना होगा, ठीक है, जो हमारे पास ए बी होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सिंथेटिक रिएक्शन हुआ, सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन द बॉडी सिंथेसाइज प्रोटीन, जब हमारे बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, फॉर एग्जांपल इट कंबाइन सेवरल हंड्रेड अमीनो एसिड इनटू वन प्रोटीन मॉलिक्यूल, सेवरल हंड्रेड अमीनो एसिड को जमा करता है, इससे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हमारे पास सिंथेसिस रिएक्शन है। ये एग्जांपल्स आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हन नशीन कर ले, रिमेंबर कर ले, आपसे पूछा जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन गो इन आइदर डायरेक्शन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड रिप्रेजेंटेड विद डबल हैंडेड एरो, ठीक है। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक इरिवर्सिबल होता है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, और इसके बीच में ये वाला एरो है, तो इस एरो का मतलब है कि ए बी हमेशा आपस में रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमारे पास ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें सिर्फ ए बी कन्वर्ट होते हैं ए बी में, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका क्या मतलब है कि ए प्लस बी क्या होता है, ये बाज़ औक़ात जो है ए बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जब ए बी का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर वापस वो ए बी में कन्वर्ट होता है, ए प्लस बी में कन्वर्ट होता है। तो ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये बोथ डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन पे होता है। डबल हेडेड एरो का क्या मतलब है, डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि इसी तरह, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके इससे कार्बोनिक एसिड बन जाता है, विच इन टर्न डिकम्पोज इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, फिर वापस वो इन चीज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डबल एरो होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है, वापस कन्वर्ट होता है। सिंथेसिस रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। Synthesis reactions or formation of combination reaction is a chemical reaction in which two or more reaction combine to form a compound. दो या दो से ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज कंपाउंड को बनाता है। जिस तरह ए प्लस बी है तो ए बी बनाता है। ए एंड बी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल एंड क्लोराइड गैस कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ये 2Na और Cl2 जो है बना रिएक्ट की है, तो इससे बदले में क्या बन गया है, ठीक है, इससे बन गया है 2NaCl, ओके। तो ये क्या होता है, ये सिंथेसिस रिएक्शन होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ सिंथेसिस रिएक्शन, ये सिंथेसिस रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है स्मॉल में, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि अगर हम पोटैटो को खा जाए तो इससे मतलब ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होगा 1000 मॉलिक्यूल में, ठीक है। ए कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स ऑप्टन एलिमेंट्स, ए बी जो है ए प्लस बी में कन्वर्ट हुआ, 2H2O2 जो है 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट हुआ, या 2H2O इसमें कन्वर्ट, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है कि ये जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो साल्ट और इसके साथ वाटर जो है बन जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर when an acid most compound starting with H and a base most compound end with an OH, ठीक है, react to form a salt and water, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप ऑफ डबल रिप्लेसमेंट, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि ये डबल रिप्लेसमेंट के जो है हमारे पास क्या है, टाइप है, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। X एंड M एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये MX जो है हमारे पास साल्ट है, H2O हमारे पास वाटर है। HCl प्लस NaOH रिएक्ट किया है, NaCl प्लस H2O बन गया है। तो NaCl हमारे पास क्या है, साल्ट है ना। An exchange reaction when two molecules exchange atom or group of atoms A, B plus CD, AC plus BD, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टमक एसिड HCl enter the small intestine, the pancreas secretes sodium bicarbonate to neutralize it। ये HCl HCO3 जो है आपस में ऐड होके वो मतलब क्या बनाता है,
वो परफॉर्म करता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन बिटवीन द टू इज NaHCO3 plus HCl NaCl plus H2O CO3. We could say the sodium atom has exchanged its bicarbonates for chlorine atom. Okay, तो एक कंबस्शन रिएक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है। कंबस्शन रिएक्शन अकर व्हेन अ कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड प्रोड्यूस एन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि जब कंपाउंड या एलिमेंट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी लेता नहीं, एनर्जी देता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी रिलीज करता है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। हमारे बॉडी में सेल में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसके साथ ऑक्सीजन हमारे लंग्स से जाता है। ठीक है, तो ब्लड के जरिए, तो ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, वो हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी से चलता है, ठीक है, काम करता है, साथ साथ CO2 भी देता है और H2O भी देता है। तो ये CO2 लंग्स के थ्रू फिर क्या होता है, ये बाहर जाता है। ठीक है, नेचुरल गैस जो होता है मीथेन इज बर्न इन दी फर्नेस टू हीट होम्स। हमारे होम्स में जितनी भी जो मतलब आग जो है हम जलाते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के डिनर्स के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए जो हम चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, या हम जो जितनी भी हम करते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन से होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस जो LPG है या CNG है, हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम यूज़ करते हैं। तो ये मीथेन होता है ना, अल्केन, ये हम O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे CO2 2H2O और इससे जो हीट एनर्जी जो हमें मतलब मिलता है। ठीक है, एन एसिटाइलिन टॉर्च इज यूज टू वेल्ड मेटल्स टुगेदर। ये एसिटाइलिन टार्च जो है, हम इस पे जो वेल्डिंग करते हैं ना, ये सब जो है मेटल्स को हम आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिटाइलिन टॉर्च है, तो ये भी हमारे पास एक कंबस्शन रिएक्शन है। C2H2 होता है, 2C2H2O होता है, तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में काम करता है। 4CO2 बनता है, 2H2O, और एनर्जी पे हम दो मेटल्स को आपस में मिलाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और आज जो है हमने ये फर्स्ट वाला जो चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री की हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह इसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री को जल्द अज जल्द जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पेपर है, आप लोगों ने जो है इस लिंक को अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट, कोलीग्स के साथ शेयर करना है, और इस लेक्चर्स को आपने इसके साथ शेयर करना है ताकि सबका फ़ायदा हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।